इस वक्त मंच पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के दो ऐसे तेज तर्रार और ईमानदार छवि के अफसर हैं जिनसे हम जानेंगे कि बनारस के विकास में आखिर क्या मुश्किलें आती हैं और कितना विकास यहां पर हो पाया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीपक अग्रवाल जी। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। देखिए दीपक जी, बनारस का जब नाम सामने आता है तो सबसे पहले यहाँ की गलियां याद आती हैं और उन गलियों में हो रहा विकास भी अब लोगों को दिखने लगा है। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहा बनारस में विकास को करवाना, योजनाओं को लागू करना और यहाँ के लोगों को बदलते देखना, यहाँ की सिचुएशन को बदलते देखना? माननीय प्रधानमंत्री जी जब से वाराणसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसके पश्चात जब से वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री प्रदेश के बने हैं, वाराणसी में अगर आप हर क्षेत्र में देख लें, चाहे वो सड़क और पुल की बात कर लें या हॉस्पिटल्स की बात कर लें, शिक्षा क्षेत्र की बात कर लें, तो मैं जस्ट एक आपको चूंकि समय की बाध्यता है तो मैं आपको ब्रॉड पिक्चर देना चाहूँगा। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संसदीय क्षेत्र का जिम्मेदारी ली, 10,339 करोड़ की परियोजनाएं, जिसमें करीब करीब 539 परियोजनाएं हम लोग उसको पूर्ण कर चुके हैं। वर्तमान में 8,300 करोड़ की 139 परियोजनाएं विभिन्न स्तर पर गतिमान हैं। और अभी मैं इसके पूर्व यहाँ पर विकास का जो सेशन हुआ उसमें देख रहा था, आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ से एयरपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे आए होंगे। कुछ वर्षों पहले तक एयरपोर्ट से शहर तक की दूरी 1 घंटा मिनिमम और कई बार 1.5 घंटा भी लग जाता था, और आज 20 मिनट में आप एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और उसके बाद अगर उसको बाद भी किसी को अगर विकास नहीं दिखता है तो फिर उस पर चर्चा करनी चाहिए हम लोग को। सीवर की भी बात मैंने सुनी। सीवर का मैं केवल एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। पहले केवल एक दीनापुर का एक छोटा सा प्लांट करीब करीब 120 mld का यहाँ पर एसटीपी थी। आज की तारीख में जो पूरे वाराणसी जनपद की जो एसटीपी ट्रीट करने की क्षमता है वो 390 mld है। 80 नाला जो एक यहाँ का प्रमुख मुद्दा है, उसमें 50 mld का प्लांट हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, और एक 10 mld का प्लांट रामनगर में। तो अभी जो चर्चा चल रही थी कि गंगा में जो प्रदूषण का लेवल कम नहीं हुआ है, हमारे पास भी साइंटिफिक आंकड़े हैं, और जो कंट्रोल की इसमें न सिर्फ इम्प्रूवमेंट हुआ बल्कि ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ है, और वो आदमी एज अ लेमैन भी उसको देख सकता है और साइंटिफिक आंकड़े के माध्यम से भी देख सकता है। और वर्तमान में भी अगर हम लोग चाहे नेशनल हाईवेज की बात करें तो हम लोग एक बहुत बड़ा रिंग रोड, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, दूसरा पार्ट जो हमारा अक्टूबर अंत तक पूर्ण हो जाएगा, और तीसरा पार्ट अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा। उसके अलावा चिकित्सालय की बात करें तो हम लोग वर्तमान में जो काम पूरे हो गए इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जो मौके पे आज धरातल पर चल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी हमारा पूरा तैयार हो गया, 100 बेड मैटरनिटी विंग बीएचयू में तैयार हो गया, 50 बेडेड आपका एमसीएच विंग जिला चिकित्सालय में तैयार हो गया, मंडलीय चिकित्सालय का उच्चीकरण चल रहा है, रामनगर चिकित्सालय का उच्चीकरण चल रहा है। तो ये सारे जितने भी ईएसआईसी हॉस्पिटल बन के पूरा तैयार हो गया नया। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हुई हैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हो रही है। और अगर परियोजनाओं की लिस्ट पढ़ना शुरू करें तो मेरे ख्याल से आधे घंटा तो छोड़िए, पूरा दिन भर भी कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर किसी विशेष परियोजना के बारे में, काशी विश्वनाथ धाम की अगर बात करें तो जो ऐसी परियोजना जिसके बारे में लोगों को बोला शायद ये असंभव है, उसको भी उनके पॉलिटिकल विल पावर ने और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, आज हम लोग ऑलमोस्ट 65% उसका काम पूर्ण कर चुके हैं, और नवंबर के अंत तक ये पूरा काशी विश्वनाथ धाम जो है वो पूरे विश्व को एक नए रूप में नजर आएगा, और यहाँ पे लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु आते हैं उनको एक नया काशी विश्वनाथ उनको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए इस पर भी आपसे जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर देश ही नहीं दुनिया की भी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन मैं अब आपसे बात करना चाहूंगी ये सतीश गणेश जी कि किस तरीके से आपने जिम्मेदारी को निभाया, क्योंकि देखिए आप पहले कमिश्नर बने बनारस के, क्योंकि जब लागू हुआ ये कमिश्नरी सिस्टम बनारस उसमें से एक था और आपको जिम्मेदारी दी गई। वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी और कितना बदलाव आप महसूस करते हैं पहले सिस्टम और इस सिस्टम में? देखिए, सबसे पहले तो मैं
अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने विगत 1.5 वर्षों में 4 महानगर क्षेत्रों में ये नई प्रणाली लागू की है और उसमें से सेकंड फेज में वाराणसी को इस नई प्रणाली को इंट्रोड्यूस करने के लिए चूज किया गया है। वाराणसी का महत्व अपने आप में, जैसा मेरे डिविजनल कमिश्नर कह रहे थे आपसे, कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और इवन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे हमारे जो बौद्ध धर्मी के धर्मावलंबी हैं वो लोग यहाँ आते हैं सारनाथ की वजह से। तो इन सभी कारणों से वाराणसी अत्यंत महत्वपूर्ण रिलीजियस सेंटर के साथ साथ अभी हाल के वर्षों में, जैसा कमिश्नर साहब बता रहे थे, कि चूंकि विकास की गति तेज हुई है तो वाराणसी का एक्सपेंशन, यानी कि हम अगर इसको इस तरीके से देखें कि जो केंद्र था वो काशी था, लेकिन काशी से रेडियली ये सिटी जो है एक्सपैंड कर रहा है और अब यहाँ पे नए तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। अर्बन पुलिसिंग एक नया चैलेंज है। तो इन सभी दृष्टि से अगर हम आकलन करें तो ये नई प्रणाली जो लागू की गई है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट विगत 4 महीने में देखने को मिल रहा है। और चूंकि आपने चैलेंजेस की बात की है, तो कभी भी कोई भी नई प्रणाली जब लागू होती है तो उसके इनिशियल जेस्टेशन पीरियड, जिसको हम कहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट का एक जेस्टेशन पीरियड होता है और टीदिंग ट्रबल्स होती हैं। लेकिन आई एम लकी कि हमारे साथ में जो हमारे विकास के कार्यों को देखने वाले अधिकारीगण हैं, उन सब का सहयोग मिल रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है, काशी के लोगों का सहयोग मिल रहा है। और हम ये 4 महीने की जो हमारी जर्नी है इन द कमिश्नरेट, तो उसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं। लेकिन अभी हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज में हैं। तो सीधे अगर हम क्वांटिटेटिव बात करें कि इसमें क्वांटिटेटिव चेंज क्या हुआ है, तो ये थोड़ा सा इट विल बी स्लाइटली प्रीमेच्योरिश। लेकिन आने वाले समय में जो हमारी योजनाएं हैं, जो सरकार का हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी आपके श्रोता इस चीज़ को देख रहे हैं, आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि वाराणसी में पुलिसिंग को एक नया आयाम शीघ्र ही मिलने जा रहा है। और इसके लिए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, यानी इसका जो पॉजिटिव बदलाव है वो देखने को वाराणसी में मिल रहा है। दीपक जी, देखिए, अब सवाल विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसी योजना है, ये एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जिस पर निगाहें देश की भी हैं और दुनिया भर की निगाहें हैं। ये 3 साल से लगातार, जितने भी सालों से लगातार काम चल रहा है, अब वो काम किस फेज में पहुंच चुका है? कितना मुश्किल रहा जब बिगनिंग हुई, क्योंकि गलियों का शहर है, जैसा मैंने शुरू में भी मेंशन किया, और अभी क्या लग रहा है आपको कि कितना काम हो गया है, कितनी चुनौतियां रही? श्री काशी विश्वनाथ धाम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ही पूरी कल्पना थी। उन्होंने इसको पूरा विजुअलाइज किया और इसको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं केवल खाली एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी का काशी में आगमन होता है, सभी व्यवस्थाओं के बावजूद भी कोई ऐसी विजिट नहीं होती जब इस परियोजना को वो स्वयं निरीक्षण करने नहीं जाते और उसके संबंध में हम लोग को मार्गदर्शन नहीं देते। आज की तारीख में हम लोग देखें तो परियोजना में हम लोग ने 380 प्रॉपर्टीज़ करीब करीब हम लोग को क्रय करनी थी, और उन सभी प्रॉपर्टीज़ को आज की तारीख में एक भी प्रॉपर्टी क्रय करना शेष नहीं है। सभी प्रॉपर्टीज़ को नियमानुसार उनका डिमोलिशन करके निर्माण कार्य हमारा करीब करीब 1.5 सालों से चालू है। वर्तमान में 65% से ऊपर काम पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना में जो आपने दिक्कतें की बात की, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को एक संवाद के साथ क्रय करना, और उसमें करीब करीब 1400 से ज़्यादा किराएदार, दुकानदार या इंक्रोचमेंट्स भी थे जो कई सालों से बिना किसी पेपर्स के वहाँ पर रह रहे थे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही जो एक हम लोग को एक दिशा निर्देश दिए थे कि इसको सबको सहमति के आधार पर बिना किसी विवाद के हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाना है। मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी 1400 के जितने परिवार थे,
सबको हम लोग ने म्यूचुअली एक अग्रीड सेटलमेंट के तहत सबको रिहेबिलिटेट किया। और ये मेरे ख्याल से एक सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि आज की तारीख में इस काशी विश्वनाथ धाम के संबंध में देश के किसी भी न्यायालय में कोई भी केस लंबित नहीं है, न सिविल कोर्ट में, न हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में कोई भी मामला न रिहेबिलिटेशन को लेके, न क्रय को लेके, न अन्य किसी कारणों के कारण कोई लंबित नहीं है। यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टीज के संबंध में निजी विवाद भी थे लोगों के बीच में, जहाँ पे हम लोग कहीं पार्टी में नहीं थे, दो पार्टीज अगर आपस में लड़ रही थी, उनको भी बैठा के हम लोग ने म्यूचुअली निगोशिएट कराकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराया। और एक और उदाहरण देना चाहूँगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसके 17 ओनर्स थे, 17 ओनर्स थे, क्योंकि प्रॉपर्टी डिवाइड होते होते लेकिन बिल्डिंग एक थी, 17 ओनर्स थे और उसमें से कई सारे लोग विदेश में थे। उन सब लोगों को खोजकर उनको इकट्ठा करना और उनको यहाँ पर काशी में बुलवाकर इकट्ठा करके एक रजिस्ट्री करानी, एक उदाहरण के तौर पे कि जो दिक्कतें आई थी, लेकिन मैंने कहा कि ऊपर से इतना सतत एक हम लोग को मार्गदर्शन मिल रहा था और एक मोटिवेशन मिल रहा था कि आज की तारीख में हम लोग अब इसके कंप्लीशन की ओर अग्रसर हैं। और मैं ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि नवंबर के अंत तक इस पूरी परियोजनाओं को पूर्ण करके हम लोग जनता के समक्ष समर्पित कर देंगे। बिल्कुल, देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरीके से काम हो रहा है उसके बारे में पूरा आपने डिटेलिंग बताया कि कितनी चुनौती रही और किस तरीके से काम किया गया। अब सतीश जी देखिए, क्राइम को लेकर भी आपसे ज़रूर सवाल करेंगे, तमाम चीज़ों को लेकर करेंगे। एक सवाल जो मेरे जहन में है और मुझे लगता है आपसे कई लोगों ने पूछा भी होगा, आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो पता चला कि आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस से, उसके बाद IPS बनना, उसके बाद ये नौकरी को चुनना, सेवा भाव चुनना, सेवा करना लोगों की, ये आपको कहाँ से मोटिवेट किया और कितनी मदद आपकी उस पढ़ाई से मिलती है आपको, क्योंकि अभी क्राइम किस तरीके से है और टेक्नोलॉजी का कितना यूज है हम सब जानते हैं। देखिए, बड़ा रोचक सवाल है आपका। अगर हम पिछले 2 दशकों में सिविल सर्विसेज में सिलेक्शंस का रेशो देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि देयर इज़ अ प्रीपोंडरेंस, काफ़ी संख्या में जो हमारे इंजीनियर साथी गण हैं वो लोग चयनित होते हैं। शायद इसका उत्तर उनके एनालिटिकल एबिलिटी में है, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो आप एक एनालिटिकल माइंड के रूप में आपका माइंड विकसित होता है, तो आप हर समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और उन छोटे छोटे पार्ट्स का सलूशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी बैकग्राउंड होती है उसका मदद आपको आपके करियर में मिलता है। मिसाल के तौर पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले कुछ समय में साइबर क्राइम और साइबर क्राइम से जो इकोनॉमिक लॉस जो देश को होगा या जो देश के नागरिकों को होगा, उसकी कल्पना कर पाना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज अगेन पिछले 5 सालों में इंटरनेट यूज़र्स और स्पेशली स्मार्टफोन यूज़र्स की संख्या भी दिनों दिन रातों रात बढ़ रही है, एंड देयर इज़ एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र्स। डिजिटल ट्रांजैक्शन सेफ है, लेकिन वहीं पे हमारी वल्नरेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोगों में अभी जागरूकता का अभाव है, अवेयरनेस का अभाव है। बहुत सारे लोग साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं और उसकी मूल वजह यह है कि उन्हें जानकारी नहीं है। तो अभी उत्तर प्रदेश में आगरा जोन के हमारे ADG साहब ने एक बहुत ही व्यापक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हेल्थ सेक्टर में माना जाता है कि जब किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि अगर उसको हार्ट अटैक होता है, तो द फर्स्ट 30 मिनट्स आर द गोल्डन 30 मिनट्स, मतलब यू कैन सेव वंस लाइफ। इसी तरीके से साइबर फ्रॉड के शिकार के मामलों में भी द फर्स्ट 72 आवर्स आर वेरी क्रूशल। तो ये अवेयरनेस अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ लोगों को मिलेगा। और अगर हम अगेन पुलिसिंग को देखें कि उसमें पुलिसिंग में इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा मिलता है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इंजीनियरिंग, क्योंकि ट्रैफिक के 3 ईज होते हैं, जिसमें से पहला ई है कि आप इंजीनियरिंग यानी कि चौराहों की रीमॉडलिंग करेंगे ताकि ट्रैफिक जो है स्मूथ हो। सेकेंडली सिग्नलिंग सिस्टम, अगेन इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। और अगर हम इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि अगर हम लाइव ट्रैफिक का चौराहे का वॉल्यूम मॉनिटर करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी हो,
तो जो हमारा आदमी मौके पे खड़े होकर ट्रैफिक को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, उसे एक एड के रूप में हम बता सकते हैं कि आपको ये चौराहा कितनी देर के लिए खोलना है। तो कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड आपको हेल्प करता है, वेदर इट इज पुलिसिंग, वेदर इट इज एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवेयर योर बैकग्राउंड डेफिनेटली हेल्प्स यू। बिल्कुल। देखिए दीपक अग्रवाल जी, अब एक और राज की बात मैं आपसे जानना चाहूंगी। राज की बात इसलिए बोला क्योंकि यूपी के बड़े शहरों में अमूमन जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, किसी शहर में, बड़े शहर में लंबी पारी नहीं अपनी खेल पाते हैं। लेकिन आपका अगर बैकग्राउंड हम देखें तो आप नोएडा में 2.5 साल तक रहे, 3 साल आपको यहाँ पर पूरे हो गए हैं। तो ये जो एक जगह टिकने का, एक जगह रुकने का और वहां पर काम करने का जो जज्बा है, वो आपका किस तरीके से, कैसे आप कनेक्ट कर पाते हैं? देखिए, वर्तमान में मैंने जैसा कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में ही सबको, सभी अधिकारियों को एक स्टेबल टेन्योर दिया है और एक काम करने का एक जो मनोबल और पद्धति, कार्य पद्धति बनाई है। वाराणसी थोड़ा सा पृथक इसलिए है कि यहाँ पे बहुत सारी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं और उन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का एक अपना साइकिल होता है और उसमें कई सारे अन्य विभागों के साथ समन्वय होता है। तो हमारा रोल बेसिकली जितने भी ऐसे विभाग जो उस परियोजना को पूरे करने में समर्थ होने चाहिए, उनका समन्वय करना और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी करना। साथ साथ मैंने कहा कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग को यहाँ पर काशी में काम करने का अवसर मिल रहा है। यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पब्लिक पार्टिसिपेशन है हमारे, चाहे जनप्रतिनिधि हों या वहाँ के लोग हों, अगर हम लोग अभी काशी विश्वनाथ धाम की बात करें तो इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स थे। तो एक स्टेबिलिटी से एक फ़र्क ये पड़ता है कि आपके एक लोगों के साथ संवाद जो हो रहा है, उसमें लोगों का एक अपना पर्सनल विश्वास होता है लोगों पे, और वो काम पद्धति, एक टीम पूरी डेवलप होती है और उस टीम को अगर एक स्टेबिलिटी मिलती है तो वो काम करके वो दिखाती भी है। उसी तरह जो आने वाली परियोजनाएं हैं, उसमें मैं जस्ट आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि ट्रैफिक एक काशी में एक इशू है और उसको कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब बहुत ही इंटरेस्ट लेकर उसको एक अपने नए सिरे से दिखा रहे हैं। लेकिन उसका ट्रैफिक एक ऐसा इशू जिसका डेवलपमेंटल पार्ट भी है, उसको ईज करने के लिए अभी तक काशी में कोई अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। एक अपना सिटी बेसिस का था, लेकिन तंग गलियों में बसेस का आवागमन में बहुत सुविधा नहीं होती। तो पहली बार हम लोग एक पायलट बेसिस पे यहाँ पे एक 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में रोपवेज एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें अभी भारत में रोपवेज को केवल एक हिली एरियाज में एज अ ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में यूज़ किया गया या फिर हिली एरियाज को ओवरकम करने के लिए किया गया। लेकिन पहली बार काशी में हम लोग 5 किलोमीटर का एक पायलट प्रोजेक्ट रोपवेज का लेके आ रहे हैं और वो हम लोग ये उसका डिटेल स्टडी शुरू हो गई और संभवतः हम लोग नवंबर में इसका कार्य प्रारंभ करने का एक पूरा मन बना रहे हैं। तो ट्रैफिक इश्यूज़ में काफ़ी बड़ा योगदान उसका भी होगा। उसके साथ साथ अन्य जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनको भी हम लोग उस पर विचार चल रहा है। वाटर ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी गंभीर विचार चल रहा है। तो जो प्रश्न आपका था कि एक स्टेबिलिटी से एक शहर को समझने में और उसकी समस्याओं के संबंध में क्या परियोजनाएं बन सकती हैं, विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर उसको समझने में थोड़ी आसानी होती है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला और इसलिए शायद आप कनेक्ट कर पाते हैं और एक शहर में इतना वक्त दे पाते हैं। सतीश जी, देखिए एक किस्सा आपसे जुड़ा हुआ बहुत प्रचलित हुआ था। वैसे तो अधिकारियों को, अफसरों को मेडल मिलते हैं, आपको भी मिले हैं और आगे भी मिलेंगे, लेकिन एक आगरा में जब आप तैनात थे तो एक 500 रुपए का चेक आपको मिला था, वो काफी पॉपुलर हुआ था। तो वो किस्सा क्या था? देखिए, ऐसा है कि फॉर ए पुलिस ऑफिसर, मतलब डेकोरेशंस, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, दे बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ और निश्चित अंतराल में ये आपको मिलते रहते हैं, उसमें कोई विशेष बात नहीं होती। लेकिन जब जनता आपके किसी काम को सराहे और जनता के किसी व्यक्ति के द्वारा आपको, भले वो एक टोकन अमाउंट हो, लेकिन वो निश्चित रूप से आपको एक ऐसा सेटिस्फैक्शन देता है जिसकी आप मतलब उसको मूल्य में या उसको वैल्यू में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जब मैं आईजी था तो आई हैड विजिटेड वन ऑफ द पुलिस स्टेशंस इन मथुरा। मैं इनकॉग्निटो गया था, बिना किसी सूचना के गया था। इनफैक्ट बल्कि मैं अपने बेटे का एडमिशन दिल्ली में करा के लौट रहा था तो आई जस्ट ड्रॉप्ड इन वन ऑफ द पुलिस स्टेशंस। तो वहाँ पे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं आर्मी का कैप्टन हूँ, सॉरी आर्मी का कर्नल हूँ
और मेरी लैपटॉप चोरी हो गई है, मैं कहीं ढाबे पे चाय पी रहा था। तो इंस्पेक्टर साहब रामपाल सिंह भाटी जी थे, तो वो बड़े जिसको कहते हैं कि अटेंटिव तरीके से उन्होंने मुझे अटेंड करा। ही डिड नॉट नो दैट आई एम द आईजी ऑफ दैट एरिया। तो उनके कार्यों से मैं खुश होके मैंने उनको इनाम दिया और ये अखबारों में छपा। तो कासगंज के कोई रिटायर्ड कर्मी थे, किसी सरकारी विभाग से वो रिटायर हुए थे। उन्होंने मुझे 500 रुपये का वो चेक अपने हाथ से एक चिट्ठी भी लिखी और वो चेक मुझे प्रेषित किया। तो उसके बाद मैंने जब उनसे बातचीत की कासगंज में, तो उन्होंने बताया कि उनकी टोटल जो आमदनी थी सालाना, वो दैट वाज ओनली अबाउट 75,000 रुपीज़। उसमें से उन्होंने 500 रुपये मुझे गिफ्ट करने का जो उन्होंने अपना निर्णय लिया था, ये वाकई मेरे दिल को छू गया था। और आज तक मैंने उसको जो मेरे तमाम जो सर्टिफिकेट्स हैं, उसी तरीके से मैंने उसको प्रॉपर माउंट करा के रखा हुआ है। और जब भी मैं कहीं पे भी डिस्प्ले करता हूँ अपने आवास पे, तो उसको बहुत प्रोमिनेंटली मैं डिस्प्ले करता हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज द रियल रिकॉग्निशन ऑफ योर वर्क। बिल्कुल, ये जो कनेक्शन है और ये जो कनेक्शन है, ये कितना महत्वपूर्ण है दीपक जी? बस एक संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो कनेक्शन है जनता के साथ अधिकारियों का, ये कितना जरूरी है और कैसे बिल्डअप होता है? देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब कोई हम लोग अधिकारी के तौर पे शहर में आते हैं, तो हम लोग अपना एक व्यू लेके आते हैं किसी भी समस्या के बारे में, उस शहर के संबंध में, और उसको कैसे समाधान किया जा सकता है। और अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, वो सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर उनका व्यू पॉइंट अगर नहीं लिया जाए, तो आप कितनी बार जो बताते हैं कि पैसा लगने के बाद भी उसका आउटकम नहीं आ पाया, वो ना आउटकम नहीं आ पाता। इसका भी मैं कहला उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि एक हम लोग गदौलिया से मैदागिन तक हम लोग एक बहुत ही अच्छा रोड बनाना चाहते थे कि उसमें लाखों श्रद्धालु जिनको भी काशी विश्वनाथ जाना है या दशाश्वमेध जाना है, वो उस रोड को में चलते हैं। हम लोगों ने उसका एक अपने कंसल्टेंट्स के द्वारा दिए गए चीज़ों के हिसाब पे हम लोगों ने वहाँ पर एक रोड का प्लान बनाया। जब मैं उनको बनाना हम लोगों ने शुरू किया, तो वहाँ पर उस काम में वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कुछ आपत्ति उठाई और उसका फिर हम लोग को काम को रोकना पड़ा। फिर जब हम लोग ने कंसल्टेशन शुरू किया और हमने बताया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो आपका वर्ल्ड वाइड ये मैकेनिज्म है, जो जिस तरह से सड़क बनती है और उसके ऊपर पाथवे, थोड़ा सा ऊंचा पाथवे बनता है। फिर उनकी जानकारी हम लोग को एक हम लोग के लिए आई ओपनर रही कि कितनी बार हम लोग कोई चीज़ मिस कर जाते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पर साड़ियों का बहुत बड़ा व्यापार होता है। सुबह लोग अपने जो ठेले गाड़ी से छोटे व्यापारी आते हैं, थोक व्यापारी से साड़ियाँ या खरीद के सामान लेके जाते हैं, तो उनको अगर रेस्ट पाथवे होगा तो हम लोग को वहाँ पर आवागमन में दिक्कत आएगी, और तो आप पाथवे जो है रोड के समानांतर बना दीजिए। उसको फिर हम लोगों ने समझा, उसकी डिज़ाइन चेंज की और उसके बाद उसको हम लोग ने उसी लेवल पे लाकर आज वो काम हमारा करीब मैदागिन से मंदिर तक तो पूरा हो गया, बाकी मंदिर से गदौलिया तक का काम भी 1 महीने में पूरा हो जाएगा। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन से बहुत सारी ऐसी चीज़ जो आप शायद आपके दिमाग में नहीं आ रही हो, वो लोग लेके आते हैं और बहुत फ़ायदा होता है। जब आप बहुत सारी बड़ी गलती करने से पहले आपको वो एक आपको आगाह कर देते हैं, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन में कोऑर्डिनेशन मिल जाता है, उससे बहुत सारे काम भी आसान हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास सेशन में और बताने के लिए कि बनारस में किस तरीके से विकास हो रहा है और प्रशासनिक अमला किस तरीके से काम कर रहा है बनारस की स्थिति को सुधारने के लिए, यहाँ पर विकास करने के लिए।